हेलो फ्रेंड्स। कल हमने स्टार्ट किया था टॉपिक भारत के संविधान का निर्माण, जो शॉर्ट नोट्स हैं जिससे पीसीएस में प्रीलिम्स में डायरेक्ट फैक्ट्स पॉइंट्स जो आ सकते हैं उन्हीं को मैंने कल कराया था। भारत के संविधान का निर्माण, जिसमें मैंने बता दिया था कि 1934 में एम.एन. राय ने भारत के लिए संविधान का विचार रखा और जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के निर्वाचन की संविधान सभा द्वारा तैयार किए जाने के लिए घोषणा की। क्रिप्स मिशन भी हमने देखा, मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था क्योंकि उन्हें अपने लिए एक अलग राज्य की मांग उन्होंने की गई थी। और हमने देख लिया था कि 25 अक्टूबर 1951 से 1952 तक पहले आम चुनाव भी हो चुके थे। तो आज हम जानेंगे संविधान की सभा की संरचना, कि जो संविधान बनी वो कैसे बनी, कितने सदस्य थे, तो उसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। क्लियर दिख रहा होगा, वॉइस भी क्लियर आ रही होगी आपको। संविधान सभा की संरचना। गठन। नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, मतलब कैबिनेट मिशन योजना थी जिसके अंतर्गत स्टार्ट हुआ था नवंबर 1946 से, जिसमें सदस्यों की संख्या थी 389। जो आपको दिख रहा होगा 389 सदस्यों की संख्या थी, जिसमें 296 ब्रिटिश भारत के सदस्य थे, जिसमें 93 रियासतें थीं और 296 में से 292 को 11 गवर्नर के प्रांतों से थे और 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से लिया गया था। रियासतें वो थीं कि जब भारत देश के अंदर काफ़ी सारी विविधताएं थी, इतनी डाइवर्सिटी थी कि अलग अलग हर रियासत का अपना एक राजा थे, वो अपने एक संचालन चलाते थे, उनकी अपनी एक कानून व्यवस्था थी, न्याय व्यवस्था थी। सबकी रियासतें अलग अलग थी, अपनी मुद्रा भी लोग अपने चलन में रखते थे। मुद्रा तो ब्रिटिश शासन काल से पहले की थी, जब पृथ्वीराज चौहान को भी आपने देखा होगा, पढ़ा होगा उनके बारे में। अकबर आए, मुग़ल काल के दौरान भी जितने भी हिंदुस्तान की जिन्होंने राज किया उन्होंने अपनी अपनी मुद्राएं चलाई। तो बेसिकली रियासतें वो थी कि ब्रिटिश ने शासन तो कर लिया था, लेकिन उन्होंने छोटे जो राजाएं थे, रियासतें थी, उनको छूट दे दी कि आप अपना राज्य अपना चलाते रहिए और हमें कर के रूप में अपने देते रहिए। तो 93 मेंबर्स जो थे वो रियासतों के द्वारा पहुंचे थे। 296 में से 11 गवर्नर थे। गवर्नर कौन थे? आपने देखा होगा कि बंगाल प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास, ये तो एक तरीके से काफ़ी प्रसिद्ध और 3 ही प्रेसिडेंसी थी जो प्रमुख रूप से सामने आई थी उस समय। और भी गवर्नर थे जो जिनके 11 गवर्नर को लिया गया था और 4 थे मुख्य आयुक्त, आज के टाइम पे कमिश्नर बोल लेते हैं, चीफ कमिश्नर। जिसमें संरचना देखेंगे। भारतीय समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधि, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, एंग्लो इंडियन, भारतीय, ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन सभी वर्गों की महिलाएं भी शामिल थी। मतलब जब भी संविधान सभा का जो गठन हुआ था उसमें सभी वर्ग के लोग थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, फारसी भी थे। अगर आप सोचोगे मुस्लिम लिंग के लिए तो अलग उन्होंने मांग कर दी, फिर भी मुस्लिम सदस्य कैसे रहे? तो मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम लीग के अलग राज्य होने के बाद भी कुछ मुस्लिम ऐसे थे जो अपनी देश की मिट्टी से प्यार करते थे। वो भारत माता को अपनी माँ मानते थे, तो इसलिए उन्होंने भारत में ही रहना पसंद किया। जबकि उन्हें स्वतंत्रता थी कि वो जाना चाहें तो पाकिस्तान में जा सकते हैं और चाहें तो हिंदुस्तान में भी रह सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपना देश के प्रति, कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखी और अपने देश में ही रहे और आगे जा कर के बहुत अच्छे काम भी किए, ऐसा नहीं है। जिसमें से पहले जो शिक्षा मंत्री थे वो अब्दुल कलाम थे। तो
सिख, फारसी, एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन आप समझ रहे होंगे कि एंग्लो इंडियन कौन है। एंग्लो इंडियन वो थे जब ब्रिटिश शासनकाल के समय जब बाहर से लोग आए थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो यहीं पर मतलब उन्हें देश प्रेम कह लीजिए या जिस देश में रहे वो यहीं पे रहना पसंद चाहते थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 555 मतलब 545 में से 545 जो सीटें तय की गई थी, इनमें दो सीटें इनके लिए रिजर्व की गई थी, जबकि वर्तमान में ये हटा दी गई हैं। 543 ही सीटें हैं जो संसद के अंदर सांसदों के लिए हैं। पहले दो एंग्लो इंडियन के लिए भी रखी गई थी और महिलाएं भी शामिल थी। मैं बता दूं आपको, महिलाएं 15 महिलाएं संविधान सभा के अंदर थी। कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं। सीट आवंटन प्रत्येक प्रांत और रियासत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। मतलब जैसे आज के समय विधायक है या सांसद है, वो एक क्षेत्र की पॉपुलेशन के आधार पर एक लोकसभा क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र निर्धारित होता है, तो उसी प्रकार उस समय भी, लेकिन वहाँ के जो निर्वाचन की थी उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस था आज के टाइम से देखा जाए। उसके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। तो निर्वाचन के द्वारा जो एक संख्या के आधार पर एक व्यक्ति को निर्वाचित हुए, वो निर्वाचित सदस्य ही संविधान सभा के अंदर संविधान सभा के सदस्य बने और संविधान सभा के सभी सदस्यों ने संविधान सभा का गठन किया और आगे चल के उन्होंने संविधान बनाने का कार्य किया। मतदान पद्धति प्रांतीय प्रतिनिधित्व के मामले में एक एकल स्थानांतरणीय वोट के माध्यम से अनुपातित प्रतिनिधित्व रियासतों के प्रतिनिधियों को उनके प्रमुखों द्वारा मनोनीत भी किया जाना था। अब बात आती है कि मनोनीत कैसे किया जाना। जैसे कि आज के टाइम पे 12 राज्यसभा सांसद मनोनीत होते हैं। मनोनीत होने का मतलब ऊपर से ही सेलेक्ट कर लिए जाएं कि ये पर्सन इसमें संसद में रहेंगे या सदन में रहेंगे। तो उसी प्रकार जैसे वर्तमान में जिस प्रकार आज राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं 12 सदस्यों को, तो उसी प्रकार उस समय कुछ सदस्य ऐसे थे जो जिनकी रियासतें थीं उनको भी मनोनीत किया जाना था। अब भाई मनोनीत किया जाना था। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि जब निर्वाचन हो रहा है तो मनोनीत किया जाना था। मनोनीत इसलिए किया जाना था भाई, जो रियासत अपनी समझौता कर रहा है इंडिया गवर्नमेंट के साथ कि मैं अपनी रियासत का विलय करता हूँ भारतीय सरकार के साथ, तो भारतीय सरकार को भी या भारत सरकार को भी उसका इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा, संविधान सभा को इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा कि उस व्यक्ति को मनोनीत करके सदन में लेके आया जाए। मतलब कुछ इम्पोर्टेंस उन्हें दे दी गई थी। तो आगे जानते हैं संविधान सदस्य। संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित ब्रिटिश प्रांतों में और आंशिक रूप से मनोनीत रियासतों के प्रमुख द्वारा। जैसे जो मनोनीत रियासतें थीं जो अपने खुद मनोनीत मतलब जिन्होंने फैसला किया कि हम खुद सदन में जाएंगे, तो वो, या फिर उनके द्वारा कोई और व्यक्ति जो विश्वास प्रिय हो उनका, तो उन्होंने अपने मनोनीत के लिए भेजे। सदस्यों को प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाना था। ठीक है। अब जानते हैं महात्मा गांधी संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे। आपको पता ही होगा, नहीं पता हो तो बिल्कुल जान लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि महात्मा गांधी संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे। रियासतों को आवंटित 93 सीटें नहीं भरी गईं क्योंकि उन्होंने संविधान सभा से दूर रहने का फैसला किया। कुछ रियासतें ऐसी थीं उन्होंने संविधान सभा से दूर रहने का ही फैसला किया था। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में यह ऐतिहासिक प्रस्ताव पेश किया। इसमें संवैधानिक रचना के मूल सिद्धांत और दर्शन शामिल थे। आगे चलते हैं। भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, स्थिति, अवसर की समानता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास आदि स्वतंत्रता की गारंटी दी गई। अगर आज आप जब भी ह्यूमन राइट्स पढ़ते होंगे जो 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक आते हैं, तो आपने देखा ही होगा, सॉरी 12 से लेकर नहीं, 12 से 36, 12 से
12 से 36 तक हमारे आर्टिकल्स, 12 से 35 तक हमारे आर्टिकल्स हैं, 36 से नीति निर्देशक तत्व जो 51 तक हैं। तो 12 से 35 तक हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्यों में आपने देखा ही होगा कि मौलिक कर्तव्य में अवसर की समानता, अवसर की समानता अभी हाल ही में यूपीपी का जो एग्ज़ाम आया था उसमें पूछा गया था कि अवसर की समानता मतलब समानता के अनुच्छेद किसने में है। तो समानता के अनुच्छेद हैं, समानता के अनुच्छेद 14 से 18, 14 से 18 तक समता के अनुच्छेद हैं। स्वतंत्रता के 19 से लेकर के 22 तक हैं। तो आज जो मौलिक कर्तव्य पढ़ते हैं, तो मैंने कल भी आपको बताया था कि किसी भी कार्य को करने के लिए या कोई बड़ा काम करने के लिए पहले कहीं ना कहीं विचार ही आता है। जब आप सोच पाओगे जभी आप आगे उस काम कार्य को कर पाओगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि भारत के लोगों ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थिति और अवसर की समानता, विचार, व्यक्ति विश्वास आदि की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई, जो आज हम अपने मौलिक अधिकारों में देखते हैं। अवसर की समानता है, स्वतंत्रता का अधिकार है। ये संकल्प 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया था। भारत के संविधान की प्रस्तावना इस उद्देश्य प्रस्ताव का एक संशोधित संस्करण था। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा किए गए परिवर्तन संविधान सभा को एक पूर्ण प्रभुत्व निकाय बना दिया गया, जो किसी कानून को निरस्त करने या बदलने के लिए स्वतंत्र थी। सभा के 2 अलग अलग कार्य सौंपे गए, अलग अलग दिनों में किए गए। विधायी निकाय जीवी मावलकर अध्यक्ष थे और संविधान निर्माण निकाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विधायी निकाय यानी कि मान लीजिए संविधान बनना तैयार हुआ तो संविधान बनाने का तो कार्य कर रहा था, लेकिन जब तक देश का संचालन कैसे हो, देश की व्यवस्थाएं कैसे चलें, अगर विधायिका नहीं होगी तो देश के अंदर नए नए जो वर्किंग लॉ हैं वो कैसे बनेंगे। जो वर्किंग मेजोरिटी से पास होते हैं, हम मेजोरिटी में जा कर के पढ़ेंगे। साधारण बहुमत के द्वारा जो दिन प्रतिदिन वाले जो लॉज हैं वो कैसे बनेंगे। तो इसलिए विधायी निकाय को भी उस समय बनाया गया। एक विधायी निकाय भी काम कर रही थी, दूसरी तरफ संविधान निर्माण निकाय भी काम कर रही थी। संविधान निर्माण निकाय जो संविधान सभा थी वो उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अगर बात आ जाए कि विधायी निकाय कौन था, उसके अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलकर अध्यक्ष थे। उसके कौन थे? जीवी मावलकर अध्यक्ष थे। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बन गई। ये दोनों कार्य 26 नवंबर 1949 तक जारी रहे। भाई जब तक संविधान भी बन रहा था तो विधायी निकाय भी, संविधान सभा ही उसका भी कार्य कर रही थी। तो 26 नवंबर 1949 तक ही जारी रहे। संविधान सभा के मुस्लिम लीग के सदस्यों के बाहर होने के बाद कुल संख्या घटकर के 299 रह गई, जबकि कैबिनेट मिशन योजना के तहत कुल संख्या 389 थी। जब मिशन के टाइम पर बात थी 389 सदस्य थे, लेकिन लास्ट में कितने रह गए थे? 299 रह गए थे। संविधान सभा द्वारा किए गए कार्य, आपको डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, डेट्स और जो फैक्ट्स याद रखना है कि किस डेट पे क्या हुआ था। ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की गई। भाई राष्ट्रमंडलों में क्या था, जैसे अगर आप मैप खुल के देखते हो तो वहाँ का एक देश है, वहाँ का देश है। जब तक आप राष्ट्रमंडल में अपना एक अस्तित्व नहीं बताओगे कि भाई हम भी इस विश्व के अंदर एक देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, कि हमारा भी देश है, हमारे में भी मान्यता मिलनी चाहिए, तो मई 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की गई। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। जो छोटे एग्जाम्स होते हैं, यूपी पुलिस है या ग्रुप सी ग्रुप डी के एग्जाम्स होते हैं, तो ये क्वेश्चन आता रहता है कि 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। आप कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताएं कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान किसने गाया।
24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। क्या किया गया? पहला राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। संविधान सभा द्वारा अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया। हालांकि यह 26 जनवरी 1950 से नई संसद के गठन भारत की यही अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती रही। कुल समय जो लगा, कुल सत्र 11 हुए थे। कुल समय 2 साल 11 महीने 18 दिन। कुल व्यय 64 लाख रुपए, मतलब 64 लाख रुपए का खर्चा आया संविधान को तैयार करने में। अब आते हैं समितियों की बारी। जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति और राज्य समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया नियम समिति या संचालन समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है। सरदार पटेल का बहुत एक बड़ा रोल था, जो आप देख रहे हैं कि हाईलाइट करूं पहले मैं ये प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय अपजातीय क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति। मतलब पटेल के कंधों पर माननीय हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री, उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि सभी रियासतों को भारत सरकार के अंदर विलय कराना और सभी प्रांतों में सामंजस्य बैठाना कि वो भारत सरकार के साथ चलें और भारत सरकार के साथ ही संविधान सभा का गठन करने के बाद हम भारत राष्ट्र का निर्माण करें। इसी में डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसमें 7 सदस्य थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर अध्यक्ष, गोपाल स्वामी अय्यर, अलाउद्दीन कृष्णाचारी, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। ये अध्यक्ष थे और ये सदस्य थे बाकी के। तो प्रारूप समिति के बाद संविधान का अधिनियम और प्रवर्तक, इसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। संविधान सभा के कुछ 299 सदस्यों में से केवल 284 ही वास्तव में उस दिन उपस्थित थे और उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। मतलब स्टार्टिंग में तो 389 थे, उसके बाद 299 रह गए, लेकिन लास्ट में आते आते जब 26 नवंबर को लास्ट का दिन था, जब अपने हस्ताक्षर किए थे कि हम इस संविधान को अंगीकृत, आत्मनियमित और संविधान सभा अपने देश को, मतलब स्वयं को ही आत्मनिर्भर कर रही है कि ये संविधान बन करके तैयार हो गया, अब इस संविधान के द्वारा ही हमारे देश का शासन चलेगा। तो उस समय 289 ही सदस्य मौजूद थे। उस समय इसे उद्देशिका, प्रियम्बल, 389 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ शामिल थी। संविधान पहले ही अधिनियम हुआ, उसके बाद उद्देशिका अधिनियमित की गई थी ताकि इसे संविधान के दर्शानुरूप रूप बनाया जा सके। और प्रियम्बल तो आप सब लोगों ने पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी हो तो उसे पढ़ना और याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर क्वेश्चन के टाइम अगर संविधान का कोई मेंस में कोई क्वेश्चन आता और उसमें अगर प्रियम्बल के साथ अगर आप अपना क्वेश्चन लिखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। संविधान सभा के कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू, जैसे कि अनुच्छेद आप देख लीजिएगा, अनुच्छेद में निहित नागरिकता निर्वाचन। ठीक है, आप इस वाले पोर्शन को आप पढ़ लीजिएगा। हाँ, ये इसमें एक टॉपिक मैं हाईलाइट कर दूं। अधिकांश भाग 26 जनवरी को लागू हुआ, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया। 26 जनवरी 1930 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के बाद पूर्ण स्वराज्य दिवस बनाया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 तथा उनके सभी अधिनियमों को निरस्त कर दिया गया। प्रिवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम 1949 को उन्मूलन जारी रहा। तो कुछ रीजन ये भी मानते हैं कि 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में इसलिए बनाते हैं क्योंकि 26 नवंबर को तो हो ही चुका था, संविधान बन करके तैयार हो गया, लेकिन 26 जनवरी तक का हमने इंतजार क्यों किया संविधान को लागू करने में। तो इसलिए इंतजार किया कि 26 जनवरी, हाईलाइट करता हूँ मैं,
26 जनवरी। 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में उन्होंने पूर्ण स्वराज्य दिवस बनाया, मतलब पूर्ण स्वराज्य की उसने घोषणा करी थी। तो कुछ आधार ये भी मानते हैं कि उसके बाद ही 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस बनाया जाने लगा। अतिरिक्त जानकारी। कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति 8 जुलाई 1946 को कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा के लिए सामग्री तैयार करने के उद्देश्य से एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की। इस समिति के सदस्य पंडित जवाहरलाल नेहरू, एम आसफ अली, के एम मुंशी, एन गोपालाचारी अय्यर, के टी शाह, डी आर गाडलिक, हुमायूं कबीर के संतानम थे। भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। हाथी को संविधान सभा के प्रतीक के रूप में अपनाया गया। सर बी एन राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। जो बी आर अम्बेडकर थे, बाबा साहब, पूज्य बाबा साहब, वो पूरी संविधान सभा में सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उनके बाद अगर किसी और का नंबर आता है तो सर बी एन राव थे, जो संवैधानिक सलाहकार थे। एच वी आर अय्यर संविधान सभा के सचिव थे। एस एन मुखर्जी संविधान सभा के मुख्य रचयिता थे, चीफ ड्राफ्टमैन। प्रेम बिहारी रायजादा संविधान के सुलेखक थे। नंदलाल बोस और बी आर सिन्हा ने संविधान को संवारा। हिंदी संस्करण का सुलेखन बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया और नंदलाल बोस द्वारा अलंकृत किया गया। संविधान का हिंदी पाठ। संविधान के आधिकारिक हिंदी पाठ के बारे में पहले कोई प्रावधान नहीं था। 1987 के 98 संशोधन संविधान संशोधन अधिनियम के संविधान के भाग के 349 के को शामिल करके प्रावधान किया गया। राष्ट्रपति को संविधान का हिंदी प्राधिकृत अनुवाद कराने और उसके संशोधन हिंदी पाठ तैयार करने का अधिकार दिया गया। मतलब पहले इंग्लिश में ही था ये संविधान, उसके बाद हिंदी संस्करण भी लेकर के आया गया। तो आज के लिए टॉपिक इतना ही। कल हम स्टार्ट करेंगे भारत के संविधान की मुख्य विशेषता। मुझे लगता है कि आपको ये 5 से 10 मिनट की वीडियो जो रहती है थोड़ी लंबी हो गई तो इफ़ेक्टिव रहेगी, और इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम देख रहे हैं और ये डेट और फैक्ट्स दिमाग में रखने की ज़रूरत है। हो सकता है जब एग्ज़ाम में अगर 1-2 क्वेश्चन आ जाए तो आपके दिमाग से बिल्कुल निकले ना, आप क्लिक कर दो और वह आपका आंसर सही हो जाए। इसी के साथ शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद।